हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहने वाले हैं। चाहे फिर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई आप एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास ज़रूरी रहेगी। बट मेरा मेन मोटिव जो है इस क्लास को बनाने का वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे DSSS है, उसमें भी आपके जो जीए है, जीएसएस का सेक्शन रहता है। साथ साथ जो आपका चंडीगढ़ पीआरटी है उसमें तो स्पेशल मेंशन किया गया है एसएस के टॉपिक को, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर है वहाँ पर मैंने देखा था आपके 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स के टॉपिक में से दिए गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से हम एसएस की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस कराऊंगी, कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जो ना पूछे गए हैं, जिसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस रहते हैं। साथ साथ मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगी जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस एग्जाम फैक्ट चैनल पर। अगर आपने एग्जाम फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस रहने वाली हैं। इसमें करंट अफेयर्स साथ साथ स्टैटिक जीके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बट हमारे यहाँ पर जो क्लासेस रहेंगी एसएस की और पेडागोजी की क्लासेस रहने वाली हैं। तो आज से हम एसएस की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जैसे प्लांट्स का टॉपिक भी आता है, आपके कुछ ईवीएस के टॉपिक्स भी हैं जो आपके एसएस में दिए गए हैं, तो वो सभी भी आपको पढ़ लेने उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि बाकी टॉपिक्स। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे अनुसूचियों का टॉपिक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके साथ साथ जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं या कितने भाग हैं, उन सब के बारे में, कौन से पार्ट में क्या दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जैसे आर्टिकल्स हैं तो सारे आर्टिकल्स मैं आपको ट्रिक्स के साथ में याद करा दूंगी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसके साथ साथ जैसे शपथ का टॉपिक होता है कि कौन किसे शपथ दिलाता है, ये टॉपिक। साथ साथ इसमें सैलरी का टॉपिक होता है कि किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। इसके साथ साथ जो अदर इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पर जिस तरीके से लोकतंत्र से रिलेटेड बातें हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बातें हैं, वो सारे के सारे हम इन क्लासेस में पढ़ेंगे। 10 to 15 क्लासेस में मैं टारगेट लेकर चलूंगी कि आपका जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके इनमें कंप्लीट हो जाएं। फिर हम स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री के टॉपिक्स, क्योंकि सभी को पढ़ना जरूरी है ना, एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए। तो स्टार्ट कर देते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि मैं क्लासेस जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा शेयर करेंगे, बच्चे ज़्यादा देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा क्लासेस बनाऊँगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैंने एग्जाम्स के बारे में लिखा है कि किस किस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। अब आप पूछेंगे कि जो भारतीय संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक टाइप की बुक है। इस बुक में ना कहीं कहीं पर कुछ कुछ पार्ट्स लिखे हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, कहीं कहीं पर अनुसूचियाँ लिखी हैं। ये सारे के सारे हमारे संविधान को आसान बनाने के लिए लिखे गए हैं, ताकि जब कोई भी संविधान को पढ़े, इनके रूल्स को पढ़े, तो उसे इनको समझने में आसानी हो। जैसे हमारे स्कूल में एक बुक होती है, बुक को सभी एक तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है। वहां पर एक फ्रंट का पेज होता है जहां पर सारे टॉपिक्स ऐसे बताए जाते हैं कि इसमें इस चैप्टर का पेज ये है, ये वाला चैप्टर आपको इस पेज पर मिलेगा। उसी तरीके से हमारा संविधान भी काम करता है। हमारे संविधान में कुछ कहीं कहीं पर भाग लिखे गए हैं, कहीं कहीं पर आर्टिकल्स हैं और कहीं कहीं पर आपके अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टॉपिक है ताकि हमारा जो संविधान है इसकी भाषा को आसान, मतलब इसको समझने के लिए बनाया गया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। अब यहाँ पर इसमें कितने पार्ट्स हैं, भाग कितने हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो 22 हैं। जब हमारा संविधान बना था तब इसमें 22 भाग थे, लेकिन ना आज नए भाग पढ़ते हैं तो हम 25 पढ़ते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो 22 ही टिक करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसी को देखकर ही आपका क्वेश्चन रखता है और 22 भाग ही हम टिक करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने भाग हैं तो आप क्या टिक करेंगे, इसमें
22 भाग है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे जरूरी होंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका एग्जाम मैंने देखा था प्रीवियस ईयर का, उसमें सारे के सारे फैक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भाग पूछे जाए तो कितने हैं, इसमें 22 भाग हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल जब हमारा संविधान लिखा गया था तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज हमारे संविधान में 475 प्लस आर्टिकल हैं, क्योंकि इन आर्टिकल्स को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि जैसे कोई आर्टिकल है उसमें कोई अदर आर्टिकल ऐड किया, जैसे भाग है उनमें भी कुछ ऐड कर दिया, जैसे 4A है, ठीक है, 51A है, 52A है, 31A है। तो यहाँ पर A B C D ऐसे ऐड कर करके हमारे आर्टिकल्स को बढ़ा दिया गया। तो आर्टिकल जो है पहले 395 थे, लेकिन इनके सब क्लोजेस वगैरह ऐड कर दिए, भी 1 2 ऐसे करके ऐड किया। तो आज हमारे संविधान में 475 प्लस आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अनुसूचियों की बात कर लेते हैं, जिसका टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बना था, मूल संविधान जब बना था, तब हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। तो आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप क्या टिक करेंगे, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके 4 नई अनुसूचियों को ऐड कर दिया। आज हमारे यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखना है कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर 12 अनुसूची हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, तो शेड्यूल बोलते हैं, इसे हम शेड्यूल बोलते हैं। तो ये 8 + 12, 8 + 4 = कितनी है, 12 है। तो 12 अनुसूचियां हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे जान लेंगे कि कौन से अनुसूची में क्या दिया गया है। बट आपसे पूछा जाए कि आपके मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप क्या टिक करेंगे, 8 अनुसूची हैं। एक बार इसको रिवाइज समराइज कर लेते हैं। 22 क्या है हमारे पास, भाग हैं। आर्टिकल 395 है, अब 475 प्लस है। अनुसूचियां पहले 8 थी मूल संविधान में, लेकिन आज हमारे पास में 4 और ऐड करके 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में 8 थी और अमेंडमेंट्स हमने नई 4 ऐड की हैं। अब यहां पर बात आती है भाग की। भाग और आर्टिकल्स में क्या नहीं है, अनुसूची नहीं है, पर ये इसमें कहा गया है कि जो भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, इनमें ना अनुसूचियां नहीं दी गई, लेकिन जो अनुसूची हैं, जो आपकी शेड्यूल्स है, उसमें ना आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे किसी अनुसूची में कोई आर्टिकल है, किसी अनुसूची में आपको कोई आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये 4 जो अनुसूची हैं, इनको ऐड करने की क्या जरूरत पड़ी, इन्हें हमारे भारतीय संविधान में ऐड करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी। जब 8 ही थी तो इसे बढ़ाना क्या ज्यादा जरूरी था। तो इनके बारे में हम जानते कि इन्हें क्यों ऐड किया गया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि 8 तो ओरिजिनल थी, उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी अमेंडमेंट वाली अनुसूचियों के बारे में कि इनको क्यों ऐड किया गया। यहाँ पर 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, इनको ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, 9 है, 11, 10 है, 11 एंड 12, 4 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है ये ऐड की गई थी आपके संविधान में। सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया जब आपका संविधान बन गया था, तो उसके बाद 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था। ये भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको पहले नहीं उठाया। अगर मैं वो आपको पहले पढ़ा देती तो आपको ऐसे लगता है तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक उठाया है जो आपको समझ में भी आ जाए। तो 9th जो अनुसूची है, उसके लिए हमारे भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में चेंज किया गया। उसमें क्या कहा गया, उसमें लिखा गया भूमि अधिग्रहण। 1951 में इसे ऐड किया गया था। तो 9वीं अनुसूची आपसे पूछी जाए कौन से संविधान संशोधन से ऐड की गई है, पहले संविधान संशोधन से ऐड की गई है, 1951 में ऐड हुई है, और इसे क्या नाम दिया गया, भूमि अधिग्रहण। इसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। इसके बाद 10वीं अनुसूची को 1985 में क्या किया गया, शामिल किया गया है। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है और 12वीं अनुसूची आती है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले हम जान लेते हैं भूमि अधिग्रहण क्या है, ठीक है। जो आपकी 9th अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया, इसके लिए भारतीय संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, और ये कब हुआ, 1951 में हुआ है। 1950 में आपका संविधान लागू होता है, और उसके 1 साल बाद ही आपके संविधान में
अमेंडमेंट कर दिया जाता है। अब आप पूछेंगे ये अमेंडमेंट क्या है, क्योंकि कई बच्चों ने जिसने ये बिल्कुल नहीं पढ़ी है उसे तो बिल्कुल पता नहीं होगा। ये होता है संशोधन, यानी कि उसमें कुछ नया ऐड करना, संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। तो इसमें भूमि अधिग्रहण क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश को आज़ाद होने के बाद में कहीं कहीं पर आपको पता होगा डेवलपमेंट के लिए कहीं रेल लाइन बिछानी थी, कहीं पर आपको मतलब कुछ ट्रैक्स वगैरह स्थापित करने थे, डेवलपमेंट करना था, सड़कों का नेटवर्क बढ़ाना था, तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो सरकार है, सरकार ने क्या कहा कि जो किसानों की ज़मीन जो थी वो बीच में आ रही थी, तो सरकार ने कहा कि आप जो ये ज़मीन है ये सरकार को दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। बट जो किसान थे वो इस बात के लिए राजी नहीं थे, तो इसीलिए क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा। और इसमें कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, इस जो ज़मीन है उसका क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। इसमें आप उसके लिए मना नहीं करेंगे, अगर आप मना करते हैं तो आपके लिए उसमें सजा का प्रावधान होगा। ठीक है, तो आज़ादी के तुरंत बाद कौन सी अमेंडमेंट किया गया, इसमें पहला अमेंडमेंट किया गया या पहला संशोधन हुआ है, और इसे हमने क्या नाम दिया, 9वीं अनुसूची का नाम दिया। इसको हमने किस में शामिल कर दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर भूमि अधिग्रहण जमीन के लिए क्या था, एक तरीके का स्ट्रिक्ट कानून लाया गया था। अगर सरकार की मर्जी होगी तो वो क्या कर सकती है, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। तो ये फर्स्ट चेंज था, इसे ही हमने क्या नाम दिया है, 9वीं अनुसूची का नाम दिया है। कब ऐड की गई है, 1951 में हमने इसको शामिल किया है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट चेंज था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे चेंज की, यानी कि 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में किस तरीके से आई है। तो 1985 में किन कंडीशन में दल बदला जा सकता है, इसमें ना दल बदल की बात कही गई थी। तो 10वीं में किसकी बात है, दल बदल की बात है। इसमें यह कहा गया था कि कौन सी कंडीशन में दल बदल जो है वो सही होगा और कौन सी कंडीशन में गलत होगा। तो इसके लिए 10वां संविधान संशोधन किया गया, 10वीं अनुसूची शामिल की गई और इसे 52 अमेंडमेंट कहा गया, यानी कि 52वां संविधान संशोधन था। 9वीं अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन। लेकिन इसमें भी ना जब इसको ऐड कर दिया गया फिर भी कुछ लूप होल्स छोड़ दिए, यानी कि कुछ कमियां छोड़ दी गई। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्या कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं और उसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। ठीक है, तो दल बदल का कुछ प्रावधान कहा गया है किसमें, 1985 में। 1985 में किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, और उसी समय में दल बदल का प्रावधान लाया गया। इसे 52वां संविधान संशोधन के नाम से हम जानते हैं और ये 10वीं अनुसूची में से हमने रखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची की और 12वीं अनुसूची की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन किया और 12वीं अनुसूची के लिए हमने 74वां संविधान संशोधन किया है। जो आपका 73वां संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची का, इसमें क्या आता है, पंचायती राज से संबंधित इसमें कानून आते हैं। इसमें आपके 21 टॉपिक है, तो ये भी याद रखना है। इसमें टॉपिक कितने हैं, 21 है। पंचायती राज में ज़्यादा टॉपिक है और जो आपका नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसमें आपके कम टॉपिक है। उसके लिए 12वीं अनुसूची शामिल की गई है, लेकिन पंचायतों को पहले रखा गया तो 11वीं अनुसूची शामिल की गई। ठीक है, तो पंचायतों से संबंधित कानून किस में आते हैं, आपके 11वीं अनुसूची में आते हैं। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें 21 टॉपिक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की। ठीक है, तो आपकी 4 अनुसूचियां जो अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद बहुत इजी अनुसूचियां बच जाएंगी, इसको मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी, याद भी कराऊंगी। इसके बाद यहाँ पर 12वीं अनुसूची शामिल की गई और इसके लिए आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये संशोधन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि संशोधन तब किया जाता है जब हम उसमें कुछ चेंज करते हैं। तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्वशासन की बात की गई है और 11वीं में ग्रामीण स्वशासन की बात की गई, यानी कि गाँव में पंचायत होंगी और शहरों में नगर निगम होगा, नगर पालिकाएं होंगी, नगर पंचायतें होंगी। और नगर ये जो शहरी स्वशासन है इसको 18 टॉपिक दिए गए हैं इसमें। तो ये 4 संशोधन से ऐड की गई थी आपके। ठीक है, 4 अनुसूचियां, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अब मैं आपको याद कराती हूँ, याद कैसे करेंगे। तो पहली है, पहली के लिए यहाँ पर ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट, इसके बाद 52 अमेंडमेंट, फिर 73, फिर 74। ठीक है, तो इसको रिवाइज करेंगे हम यहाँ पर, या मैंने लिखा है
पहला अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद 52वां, उसके बाद 73वां और उसके बाद 74वां। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे याद करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट अमेंडमेंट, सॉरी हाँ ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, यहाँ पर 52 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट। तो पीछे वाले याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आगे यहाँ पर 52, 73 एंड 74। इसके लिए पहले कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। इसके बाद ईयर्स याद रखेंगे। तो पहले जब हमारा संविधान बना 1950 में जब लागू हुआ, उसके 1 साल बाद यानी कि 1951 में, ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, 9वीं अनुसूची। इसके बाद 10वीं अनुसूची राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में। ठीक है, इसके बाद 73 एंड 74, ये 1992 एंड 1993 याद रखेंगे। कहीं कहीं पर आपको 1992 दिया होगा, कहीं आपको 93 दिया होगा, क्योंकि पहले क्या आता है, मैंने आपको बताया था एक्ट पहले आ जाता है, तो इसका एक्ट पहले आया है, इसको लागू करने में कुछ समय लगता है। दिसंबर 1992 में इसको लेकर आए थे, इस एक्ट को लाए थे, इसके बाद में 93 में इसको लागू कर दिया गया। तो लागू पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? 93 मतलब यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 51, फिर 85, फिर यहाँ पर हमने पढ़ा 1992 एंड 1993, दोनों का सेम है। 9, 10, 11, 12 और अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हम फर्स्ट 52, 73 एंड 74। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर मूल अनुसूचियों के बारे में। हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां ऐसी हैं जो आपके मूल अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में शामिल थी। जब हमारा संविधान लिखा गया तब उसमें 8 अनुसूचियां थी, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। वो सारा थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब ये थोड़ा आसान है, इसको हम आसानी से जान लेंगे। जैसे पहली अनुसूची में क्या आता है, आपने देखा होगा, आपका घर होता है, घर में भी पहले नंबर पर क्या आता है? पहले स्थान पर आप किसको रखते हैं? अपने घर को रखते हैं, अपनी फैमिली को रखते हैं। उसी प्रकार से हमने हमारी अनुसूचियों में पहले स्थान पर किसको जगह दी? हमारे देश को जगह दी, हमारे राज्यों को जगह दी, हमारी यूटी को जगह दी। तो इन सब की जानकारी आपसे पूछी जाए तो पहली अनुसूची में है। तो पहली में क्या आता है? हमारा देश आता है, हमारा राज्य आता है, हमारे यूटी की जानकारी आती है। तो सबकी जानकारी किस में है? फर्स्ट में है। फर्स्ट में हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारी यूटी है। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर स्टेट 28 है और यूटी हमारे 8 हैं। ठीक है, आपसे ना इसकी आपके एग्जाम में कैपिटल भी पूछी जा सकती है, स्टेट की कैपिटल्स पूछी जा सकती है, स्टेट पूछा जा सकता है, डांसेस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। इंटरनेशनल करेंसीज पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल कैपिटल्स पूछी जा सकती हैं। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये सारा मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैटिक जीके के पोर्शन में। तो यहाँ पर राज्य 28 है, यूटी कितनी है? 8 है। आप सभी को पता होगा 31 अक्टूबर 2019 तक हमारे यहाँ पर 29 स्टेट थी और साथ साथ 7 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन 30 अक्टूबर तक थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को घोषणा की गई और इसमें कहा गया कि जो आपका जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये क्या होंगे? आपके नए यूनियन टेरिटरीज होंगे। ये सारी बातें किस में है? फर्स्ट अनुसूची में है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 30 अक्टूबर 2019 तक हमारे 29 स्टेट थी और 7 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन इस टाइम तक, यहाँ तक 31 अक्टूबर 2019 तक हमारे यहाँ पर 28 स्टेट हो गई और साथ साथ हमारे यहाँ 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। बट यहाँ पर इसके बाद में कुछ अमेंडमेंट किए गए, जिसके तहत इसके बाद में यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी थी जिन्हें मर्ज कर दिया गया। ना बहुत छोटे छोटे एरिया में थी, इनका एरिया बहुत छोटा है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पर सीट्स भी 1, 0, 0, 1 इस तरीके से दिखाई देंगी लोकसभा और राज्यसभा की। तो यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसके बाद में हमारे यहाँ पर 28 स्टेट हैं और यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये सारी बातें किस में है? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट से आप याद रखेंगे, फर्स्ट में हमारा घर आता है, तो इसीलिए हमने फर्स्ट में किसे रखा? हमारी स्टेट को रखा, हमारी यूनियन टेरिटरी को रखा और हमारी स्टेट्स को रखा है। तो बस यही याद रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहली अनुसूची में किसके बारे में बताया गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी अनुसूची की। अब यहाँ पर इसको भी याद करने का तरीका बताऊंगी मैं। वैसे तो दूसरी अनुसूची को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया हमारे संविधान में, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? इसमें वेतन भत्तों की बात कही गई है। जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, जो सरकार, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, उन सभी के वेतन भत्ते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, इन सबके वेतन भत्ते दिए गए हैं इसमें। अध्यक्ष वगैरह है, उन सबके वेतन भत्ते किसमें? आपके दूसरी अनुसूची में है।
तो जैसे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी है, 5 लाख है। सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है इन्हें इंडिया में, ठीक है। तो कितनी सैलरी है इनकी, 5 लाख सैलरी है। और सबसे बड़ी बात, इनकी सैलरी पर किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं है। इसके बाद उपराष्ट्रपति हैं जिनकी सैलरी 4 लाख है। राज्यपाल हैं तीसरे नंबर पर जिनकी सैलरी 3.5 लाख होती है। और उपराज्यपाल की सैलरी जो है वो कितनी होती है, 1.10 लाख होती है। तो आपको याद रखना है, सैलरीज भी पूछी जा सकती हैं। राष्ट्रपति की सैलरी सबसे ज़्यादा है, 5 लाख है। इसके बाद उपराष्ट्रपति की आती है 4 लाख। इसके बाद में राज्यपाल की सैलरी आती है 3.5 लाख। जो एक बात और बता देती हूँ, उपराज्यपाल जी जो हैं वो उपराज्यपाल की सैलरी ना लेकर राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनकी सैलरी लेते हैं, क्योंकि वो काम भी किसकी पोस्ट का कर रहे हैं, राज्यसभा के सभापति की पोस्ट का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 4 लाख है। राज्यपाल की 3.5 लाख होती है और उपराज्यपाल की 1.10 लाख होती है, ठीक है। और इन पर कोई टैक्स नहीं लगता। और यहाँ पर हमारे जो क्लर्क होते हैं, जो ग्रुप डी के मेंबर्स होते हैं, ग्रुप डी के जो भी ग्रुप डी में ज्वाइन होते हैं, उनकी सैलरी पर भी टैक्स लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो इतनी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, उपराष्ट्रपति जो इतना ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, इनकी सैलरी पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। और एक बात यहाँ पर इसमें पीएम और सीएम की सैलरी नहीं लिखी गई है। याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी इसमें नहीं लिखी गई है, साथ साथ इसमें सीएम की सैलरी नहीं है। ये ना आरटीआई से किसी ने पता कराया था, बाद में 2005 के बाद में आरटीआई लगाकर इसमें पता लगाया गया कि इनकी सैलरी कितनी है। तो आरटीआई में आंसर आया था 1,60,000 इनकी सैलरी है। यहाँ पर सीएम की सैलरी इसलिए नहीं लिखी गई है क्योंकि हर स्टेट के सीएम की सैलरी अलग अलग होती है। जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना के जो सीएम है ना वो सबसे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं आज के टाइम पर। तो आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके सीएम की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो तेलंगाना के सीएम की सैलरी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पर दिल्ली के सीएम आते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी सैलरी 4 लाख है। तेलंगाना के इनकी सैलरी है 4.10 लाख, दिल्ली के सीएम की सैलरी 4 लाख है। तो ये बात याद रख लेनी है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट नंबर का मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पे हमारा घर आता है, ठीक है। तो हमारी स्टेट आएगी, सेंटर आएगा, यूटी आएगी। सेकंड, 2 नंबर से लोग क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ऐसे याद रखना, 2 नंबर से लोग पैसा कमाते हैं। तो 2 नंबर में क्या है, पैसे की बात है, यानी कि वेतन भत्तों की बात है, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या आएगा आपका, वेतन भत्ते आएंगे, पैसे आएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ और सैलरी भी मैंने लिखी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। जैसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे सबसे बड़े हैं, ये 2.80 लाख सैलरी लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है, 2.80 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, 2.50 लाख होती है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी भी इनके बराबर होगी, यानी कि 250 होगी। और यहाँ पर हाई कोर्ट के जो अदर जजेस रह जाते हैं उनकी सैलरी 2.25 लाख होती है। एक और बात, यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो इनकी सैलरी में कटौती नहीं कर सकते। जो ये चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं इनकी सैलरी को बढ़ाया जा सकता है लेकिन इनको कम नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक कंडीशन पर कम हो सकती है, जब देश में वित्तीय आपातकाल लगा हो। अदरवाइज कुछ भी हो जाए देश में, इनकी सैलरी में कटौती नहीं होगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी सैलरी 2.80 लाख है। और जो दूसरे अदर जजेस हैं उनकी सैलरी 2.50 लाख है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी सैलरी भी 2.50 लाख है। इसके साथ साथ जो दूसरे जजेस हैं उनकी सैलरी भी 2.25 लाख है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी अनुसूची पर। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात कही गई है, ठीक है। संविधान में क्या लिखी गई है, शपथ लिखी गई है। यहाँ पर सबकी शपथ दी गई है। यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, 3 से क्या होता है, तीसरी। यहाँ पर 3 से क्या है, 3 अक्षर का शब्द है। और शपथ भी कितने अक्षर का शब्द है, 3 अक्षर का शब्द है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 अक्षर का शब्द है। तो तीसरे नंबर में 3 अक्षर वाला शब्द यानी कि शपथ की बात है। ये संविधान में लिखी है तीसरी अनुसूची। यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की शपथ नहीं है, बाकी सभी की शपथ यहाँ लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा गया, मतलब इस तरीके से जैसे वो शपथ पत्र ये पढ़ते हैं तो सारे के सारे इन्हीं में लिखे गए हैं तीसरी अनुसूची में। यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है और आपके राज्यपाल की शपथ नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में है और राज्यपाल की शपथ आपके 159 में है।
तो यहाँ पर किस किस की शपथ नहीं है तीसरी अनुसूची में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, तो तीनों बड़े बड़े हो गए, क्योंकि हमारे देश के सबसे हाईएस्ट रैंक पर हैं ये, इसलिए राष्ट्रपति की नहीं है, उपराष्ट्रपति की यहाँ पर नहीं है और राज्यपाल की नहीं है। इनकी सैलरी इनके आर्टिकल में है। राष्ट्रपति की सैलरी आर्टिकल 60 में है, उपराष्ट्रपति की 69 में है और राज्यपाल की 159 में है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ अनुसूची पर। थर्ड में क्या है? शपथ है। 3 नंबर का 3 से क्या है? शपथ है। और 3 लोगों की ही इसमें जो शपथ है वो नहीं दी गई है। इसके बाद है यहाँ पर चौथी अनुसूची। यहाँ पर शपथ की बात है, सैलरी की बात नहीं है, याद रखना है। सैलरी की बात हमने अनुसूची 2 में की है, इसमें हमने शपथ की बात की है। इसके बाद आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या आता है? राज्यसभा प्रतिनिधित्व। अब आप पूछेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, कि इसमें ये बताया गया है कि इसमें राज्यसभा से कितने मेंबर्स जाने वाले हैं। याद रखना है, चौथी अनुसूची में लोकसभा की बात नहीं करता है, केवल राज्यसभा की बात करता है कि राज्यसभा से कहाँ पर कौन से एरिया से कितने राज्यसभा मेंबर रहने वाले हैं। हर राज्य के एमपी की बात किसमें कही गई है? चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा प्रतिनिधित्व है। इसके बाद बात कर लेते हैं 5वीं अनुसूची की। तो यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची है, इसमें जो SC हैं, ST हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी बात कही गई है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 5वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं। ये कहाँ के हैं? ये मतलब पूरे इंडिया, जो भी पूरा इंडिया है उसके हैं। इसमें 7 सिस्टर्स हैं, साथ साथ जैसे आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, यहाँ के जो भी ST वगैरह जो जंगलों में रहते हैं उनके अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, तो ये 5वीं अनुसूची में रखा गया है इनको। तो सभी STs की बात करता है तो 5वीं अनुसूची आती है। ये ट्राइब्स वगैरह होते हैं, अपने बहुत अच्छे से जीवन जी रहे होते हैं, तो इनकी लाइफ के साथ में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये किस में कहा गया? 5वीं अनुसूची में इनके बारे में बातें रखी गई हैं। तो कौन सी में है? 5वीं अनुसूची में है। तो 5वीं अनुसूची में किसकी बात है? ST की बात है। तो याद रखना है, ये 5वीं ऐसे 5 बनाते हैं और ऐसे ही क्या बनता है? ST बनता है। तो ये कहाँ के हैं? आपके अदर स्टेट्स के हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, केवल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये जो 4 है ना, ये आगे हम 6th अनुसूची में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में विकास की बात, और ये बाकी दूसरा जो मिडल इंडिया उसकी बात भी करता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। यहाँ पर ये जो 4 स्टेट है, ये बस आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट्स की बात कही गई है, 4 स्टेट के ST की बात कही गई है। इसमें क्या आता है? जैसे ATM तो आप याद ही रखते हैं, ATM सबके पास होता है। ATM फिर एक और M। ठीक है, ATM M कैसे याद रखेंगे? ATM M। A से क्या है आपका? असम है। ठीक है, तो A से अरुणाचल प्रदेश नहीं है, A से असम है। किसकी बात करता है 6ठी अनुसूची? असम की बात करता है। T से क्या बनता है आपका? त्रिपुरा बनता है। ठीक है, असम त्रिपुरा याद रखना है, असम है और त्रिपुरा है। M से क्या आपका? मिजोरम है और M से क्या आपका? मेघालय है। तो मेघजोर है, यहाँ पर मणि नहीं है, मेघजोर है। ठीक है, मेघ ने जोर लगाया और बारिश हो गई, ऐसे याद रखना, मेघजोर है यहाँ। और असम त्रिपुरा है। ठीक है, तो 4 है ATM M। A से असम है, T से त्रिपुरा है, M से मिजोरम है, फिर M से मेघालय है। तो ये याद रख लेना है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में इन ST एरिया की बात कही गई है, ट्राइबल एरियाज की इसमें बात कही गई है 6ठी अनुसूची में। तो ATM और M इससे याद रखना है। ठीक है, तो आपसे ना इनके बारे में पूछा जा सकता है कि 6ठी अनुसूची में कौन सी स्टेट नहीं है। तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची की। आपसे पूछा जाए शक्तियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां संघ सूची के पास है, कुछ राज्य सूची के पास और कुछ केंद्र सूची के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? केंद्र संघ सूची भी बोल देते हैं हम इसको, यूनियन लिस्ट भी बोल देते हैं, केंद्र सूची भी बोल देते हैं और संघ सूची भी बोल देते हैं। तो इसमें ना कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, राज्य को कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ सेंटर के पास में टॉपिक हैं। तो पहले इसमें 97 टॉपिक आते थे, लेकिन अब इसमें 100 टॉपिक है, काम सिर्फ 99 पर होता है। तो आपको याद रखना है, पहले इसमें 97 टॉपिक थे, आज इसमें 100 टॉपिक हैं, काम 99 पर होता है। तो संघ सूची में टॉपिक्स पूछे जाते तो 100 टिक करेंगे आप। पहले कितने थे? 97 थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं। केंद्र सूची के पास में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो अब कितने हैं? 100 टॉपिक हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्य सूची की। राज्य सूची के पास में पहले 66 टॉपिक थे, अब कितने हैं? 61 टॉपिक हैं। यानी कि कुछ जैसे वन का टॉपिक हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये पुलिस का टॉपिक तो समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा समवर्ती सूची में है,
कि इसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, तो वो संसद के पास जो अवशिष्ट सूचियों में रख दिए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर संसद कानून बनाती है। तो यहाँ पर राज्य सूची में पहले 66 टॉपिक थे, अब यहाँ पर 61 टॉपिक है। ऊपर हमने पढ़ा है केंद्र सूची, उसमें पहले 97 टॉपिक थे, लेकिन आज 100 टॉपिक है, काम 99 पर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची का जो टॉपिक है वो शिक्षा में आता है, शिक्षा का जो टॉपिक है वो समवर्ती सूची में आता है। जैसे यहाँ पर सेंटर भी कानून बना सकती है, अपना हरियाणा बोर्ड का भी अलग से बोर्ड हो सकता है, तो ये समवर्ती सूची में आते हैं जिस पर दोनों काम कर सकते हैं। पहले इसमें 47 टॉपिक थे, लेकिन अब इसमें 52 टॉपिक हैं, यानी कि समवर्ती सूची को टॉपिक ज्यादा दे दिए गए, राज्य सूची के टॉपिक कम कर दिए गए। राज्य सूची के टॉपिक कम करके किसमें शामिल हो गए हैं? समवर्ती सूची में। पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 है, ठीक है, 47 से 52 हो गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड रहने वाली है, भाषाओं से संबंधित रहने वाली है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है। जब हमारा संविधान का गठन हुआ था, तब हमारे संविधान में, मूल संविधान में पूछा जाए कितनी भाषाएं थी, तो आरंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। पहले हम 14 भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी 22 भाषाओं के बारे में। यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक के साथ में लिख दिया है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। AB, पहले का नाम क्या है? AB, GH, KK, MM, इसके बाद UP, इसके बाद STT एंड देन U, ठीक है। इस पहले कैसे पढ़ेंगे हम इसको? AB, GH, KK, MM, OP, O भी बोल सकते हैं, ओडिया है, ठीक है, STT एंड U, AB, GH, KK, MM, OP, STT, U। कैसे याद रखेंगे? ए से क्या है हमारे पास में? असमिया है, ऐसे ही याद रखना, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए से क्या है? असमिया है, ठीक है। बी से क्या है? बांग्ला है। तो ए से असमिया, बी से बांग्ला, ये वो 14 लैंग्वेजेस की बात हो रही है जो हमारे मूल संविधान में थे। तो ए में क्या आता है हमारे यहाँ पर? ए में असमिया है, बी में बांग्ला है, जी से गुजराती है, एच से हिंदी है, ठीक है, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से कन्नड़, के से कश्मीरी, एम से मराठी, एम से मलयालम, ऊ से उड़िया, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत, टी से तेलुगु एंड देन तमिल, इसके बाद यू से उर्दू। तो ये 14 लैंग्वेजेस हैं। तो ए से असमिया, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से 2 के हैं, कन्नड़ और यहाँ पर कश्मीरी, MM 2 हैं, मराठी और मलयालम, OP है या UP बोल सकते हैं, ओडिया और पंजाबी, S से संस्कृत है, T से तमिल है, T से तेलुगु है और U से उर्दू है। तो ये 14 लैंग्वेजेस हैं, इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने रिवाइज भी करा दी है आपको ये, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अमेंडमेंट से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21 अमेंडमेंट हुआ। मैंने अभी आपको बताया था कुछ भी ऐड करेंगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए 21वां संविधान संशोधन किया गया। कब हुआ है? 1967 में हुआ है। दूसरे वाला 1992 में होगा एंड देन 2003 में होगा। तो जब पहला अमेंडमेंट किया गया, 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, तब यहाँ पर एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। याद रखना है, हमारी भाषा नहीं, सिंधी भाषा जोड़ी गई है, ठीक है। 21 अमेंडमेंट से हमने क्या जोड़ा? सिंधी भाषा जोड़ी है 1967 में, ठीक है। 1967 में हमारा, ऐसे याद रखना, हरियाणा 66 में बना था, एक साल बाद 67 में हमने क्या बना दिया? यहाँ पर 21st अमेंडमेंट किया और हमने किसको ऐड कर दिया? 1967 में एक भाषा शामिल कर दी जिसका नाम क्या है? सिंधी है। इसके बाद 71 अमेंडमेंट हुआ है, तो 21, 71, 92, ऐसे याद रखना, 21, 71, 92 अमेंडमेंट है, 21, 71, 92 क्या है? अमेंडमेंट है। इसके बाद में यहाँ पर 1967 है, 1992 है और 2003 है। पहला अमेंडमेंट जब हमने 21वां संविधान संशोधन किया तो एक भाषा जोड़ी जिसका नाम था सिंधी। इसके बाद 71वां अमेंडमेंट किया तो हमने यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी हैं। इसको नमक से याद रख सकते हो आप। कैसे याद रखोगे? नमक, न से एक हमारी नहीं है,
नेपाली, तो नेपाली इसमें शामिल है, ठीक है। तो न से क्या आएगा नेपाली, मैं से यहाँ पर मणिपुरी और कैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ मैंने लिखा है कोंकणी, ठीक है। कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ हम पहले पढ़ चुके हैं, कन्नड़ कश्मीरी पहले पढ़ चुके हैं, बाद में कोंकणी आई है। तो 2 अण वाली है और 1 न वाली है, 1 विदेशी है और 2 क्या है, न वाली है। मणिपुरी और कोंकणी, इसमें भी अण है और इसमें भी अण है। तो पहली नेपाली जो विदेशी है, फिर मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ये कैसे ऐड हुई है, 71 अमेंडमेंट से ऐड की गई हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद 1992 में ऐड हुई हैं। इसके बाद जो 92nd अमेंडमेंट हुआ है, तो ये 2003 में हुआ है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, इसको याद रखना, बोडो डोगरी, तो 2 डो वाली है और मैथिली संथाली 2 थाली वाली है, तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो 92 अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ है 2003 में, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो 4 भाषाएं ऐड की गई हैं। पहले 21 अमेंडमेंट हुआ, इसमें 1967 में हमने सिंधी को ऐड किया। इसके बाद में 71 अमेंडमेंट हुआ है, इसमें हमने क्या ऐड किया, 1992 में हमने 3 भाषाएं ऐड की, जिसमें नमक था, न से नेपाली, 2 अणे वाली, कोंकणी और मणिपुरी। इसके बाद है 92 अमेंडमेंट, 2003 में हुआ है, 4 भाषाएं ऐड की हैं, 2003 भाषाएं 4 ऐड, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 8 के 8 जो भी अनुसूचियां जो मूल संविधान की थी वो मैंने याद करा दी हैं, साथ में 4 अमेंडमेंट वाली भी मैंने आपको याद करा दी हैं। पहली में हमने पढ़ा है, पहली में हमारे राज्य की बात होगी, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। पहले हम इसको हमारे राज्य को रखते हैं, दूसरी में क्या आएगा, 2 नंबर से पैसा आएगा, तीसरी में क्या आएगा, 3 नंबर का है तो 3 नंबर से शपथ आएगी। 4 में हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा प्रतिनिधित्व पढ़ा। 4 में 4 अक्षर का ही शब्द है राज्यसभा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। राज्यसभा 4 अक्षर का है, तो चौथे नंबर में राज्यसभा है। 5वें में एसटी की बात करता है, और वो किसकी, सभी स्टेट्स की। इसके बाद 6ठे में किसकी आती हैं, 4 स्टेट्स आती हैं, ठीक है, जिसमें एसटी की बात करता है, एटीएम और एम, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 7वां, 7 में क्या है, से 7, से शक्ति, ठीक है। तो से क्या है, 7 है और से ही शक्ति का बंटवारा है। इसमें तीनों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र सूची में, राज्य सूची में और यहाँ पर संघ सूची, समवर्ती सूची में। 8वें में हमने क्या पढ़ा, भाषाएं पढ़ी हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद हमने 9वीं अनुसूची पढ़ी, 10वीं अनुसूची पढ़ी, 11वीं और 12वीं पढ़ी। 9वीं में भूमि अधिग्रहण है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में नगर परिषद है। तो आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए हैं, एक बार क्लास को देख लीजिएगा। नोट्स मैं शेयर कर दूंगी अपने चैनल पर, वहां से देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हमारी कल की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।